जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और द चाणक्य डायलॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वही चाणक्य डायलॉग्स है जो एक जमाने में यूट्यूब में हुआ करता था। अब आप चाणक्य डायलॉग्स को हमारे मोबाइल फोन ऐप या फिर chanakyaforum.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। इस बार हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं और मैं स्वागत करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, फॉर्मर GOC 15 कोर और आज की तारीख में चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सर जय हिंद और हमारी शो में आपका दोबारा एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद, बहुत बहुत मेहरबानी जी। सर, जहां तक हम पाकिस्तान की बात करते हैं सर, तो पाकिस्तान को ईरान ने भी इस मामले में टोका है, इस मामले में कॉल आउट करा है पाकिस्तान को। भारत ने भी कुछ ऐसी बातें करी हैं, अमेरिका एंटनी ब्लिंकन ने ऐसी कुछ बातें करी हैं सर, और अब हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने कुछ ऐसी बातें करी थी सर कि पाकिस्तान जो है वो मदद कर रहा है तालिबान की, पाकिस्तान जो है वो मदद कर रहा है सर पंजशीर के इलाके में घुस के। यूरोपियन यूनियन ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी स्पेशल फोर्सेस और उनके एयर एसेट्स वहां पर गए थे। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि क्या आपको लगता है कि इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिश्ता है उसमें तनाव आएगा, और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस प्रेशर में आके थोड़ा पीछे हटेगा? देखिए गौरव, ये स्थिति बड़ी दिलचस्प स्थिति है इस वक्त जो अफगानिस्तान में बनी हुई है। किसी रिलायबल सोर्सेज हमको अभी तक ये यकीन नहीं कह सकते कि पंजशेर वैली गिर चुकी है, पंजशेर वैली जो है उसमें मात दे दी है तालिबान के फोर्सेस ने। पाकिस्तान ने बेशक वहाँ जाकर बहुत मदद की है तालिबान की, और उसकी वजह से जो अंदेशा है कि इस इलाके में टेररिस्ट फोर्सेस, जो मल्टीपल टेररिस्ट फोर्सेस हैं, वो यहां पर आकर ग्रेविटेट करेंगी और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। यूरोपियन यूनियन वो हस्ती है जिसने सबसे शुरुआत में कहा था पिछले एक महीने पहले कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो हिचकिचाएंगे नहीं अपने पूरे कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए, इसको मात देने के लिए। तो जब ये अब दोबारा इन्होंने इसको रिटरेट किया है यूरोपियन यूनियन ने, और बाकी देश भी यही कह रहे हैं और ईरान भी जो है इसके बारे में फिक्र प्रकट कर रहा है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है कुछ हद तक अब प्रेशर में आ रहा है। पाकिस्तान ने अपने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का नाजायज फायदा बहुत सालों से उठाया है। आपको मालूम है कि जब हमारे पहले प्रोग्राम्स में भी इसके बारे में मैंने बहुत दफे जिक्र किया है, और मैं समझ रहा हूं कि ये जो नाजायज फायदा उठाया है इसकी अब एक हद पहुंच गई है। अमेरिका खुद जो एक वक्त चाह रहा था कि एयर बेसिस उसको मिल जाएं पाकिस्तान में, जहां से वो एयर एक्टिविटी जो है, एयर ऑपरेशंस कंडक्ट कर सके अफगान नेशनल फोर्सेस के सपोर्ट में, वो तक उन्होंने उनको दी नहीं। तो और मगर तब भी पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका से उसको वर्ल्ड बैंक के लोन्स मिल जाएं, उसको बाकी आर्थिक जो सपोर्ट है वो मिल जाए। अब ये सब जब हम एक साथ देखते हैं मिलाकर, तो देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर इस वक्त बना हुआ है, इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है, और उसके वजह से शायद उसको एक स्टेप पीछे लेना पड़े। यह भी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में हमें यह मालूम हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ISI के खिलाफ, DG ISI के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कार्रवाई भी की है, उनको टोका भी है कि वो क्यों गए थे काबुल, क्यों इतने प्रोएक्टिव वहां पर वो कार्रवाई कर रहे थे उस वक्त। तो जब ये सब देखते हैं तो लगता तो ये है कि पाकिस्तान को इस प्रेशर में, इस दबाव में आकर कुछ हद तक पीछे हटना पड़ेगा। क्या किस टाइम फ्रेम में वो हटेगा? क्या इस वक्त वो हटेगा जबकि पंजशेर वैली लग रहा है कि गिरने वाली है? ये टाइम ही बताएगा। मगर मैं समझता हूं कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल जायज ऑब्जर्वेशन है कि प्रेशर बना हुआ है, दबाव बना हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को पीछे जरूर हटना पड़ेगा। सर, आपने ईरान का नाम लिया। नाउ ईरान इज टर्निंग आउट टू बी द डार्क हॉर्स इन द सेंस दैट एक ऐसा फैक्टर है जो पहले लोगों ने इसको फैक्टर इन नहीं करा था, इसके बारे में इतनी बातचीत नहीं होती थी जब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते थे, क्योंकि बात वही थी सर कि सामान कहां से आएगा, वो सर बिन कासिम पोर्ट कराची से आएगा, फिर या फिर अगर गवादर आता है तो आता है, फिर वहां से रास्ते रोड के थ्रू चला जाएगा सर। दैट वाज द जनरल आइडिया। अब ईरान
के बारे में लोग बात कर रहे हैं सर स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में कि ईरान के पास वो सब कुछ है जो पाकिस्तान के पास है सर। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, पहली चीज, सेंट्रल एशिया का रूट है, उनके पास पोर्ट्स हैं सर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा अच्छा है सर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक और चीज जो ईरान के पास है, अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव है सर मुझे नहीं पता, लेकिन ईरान के पास, ईरान इज फ्लोटिंग इन ऑयल सर। लोग कहते हैं कि ईरान के पास बहुत तेल है, जो कि सैंक्शंस की वजह से ईरान उसका पूरा फायदा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया, लेकिन ईरान के पास तेल बहुत है। अब मेरा यह मानना है सर कि क्या आपको लगता है कि ईरान एक इसमें प्लेयर हो सकता है आगे, और क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब ईरान से बात करेगा? जो 1979 के बाद दोनों के रिश्ते खराब हुए थे रेवोल्यूशन के बाद सर, काफी पहले तो रिश्ते बहुत अच्छे थे जब शाह थे वहां पे, द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स अमेरिका एंड ईरान, बट उसके बाद जो रिश्ते खराब हुए हैं अंडर द खुमैनी रजीम, आपको लगता है कि पाकिस्तान से बहुत पस्त आके, बहुत परेशान होके कोई इस एंगल को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा सर? ये आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो जियो स्ट्रेटेजिक है और दूसरा जियो पॉलिटिकल है। जियो स्ट्रेटेजिक के मामले की तरह अगर आप मैप पर देखें तो हार्ट ऑफ एशिया जिसको हम कहते हैं, सेंट्रल एशिया आमतौर पे हार्ट ऑफ एशिया कहलाया जाता है, बड़ी अहम इलाका है। न्यू ग्रेट गेम, द ओल्ड ग्रेट गेम, ये सब यहाँ प्ले किया गया था। आइडियोलॉजी का यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का जो है वो इसी जरिए जो है ईरान की तरफ, यूरोप की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ जो है इसी जरिए जाता है। जब ये सब हम चीजों को देखते हैं तो एक्सेस हार्ट ऑफ एशिया के अंदर समुद्र से, समुद्री रास्ते से, इंडियन ओशन से एसेंशियली पाकिस्तान के जरिए होता है, या तो आप समझिए ग्वादर पोर्ट से या कराची पोर्ट से। और क्यों ये होता है? क्योंकि ईरान जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा, तकरीबन पर्सोना नॉन ग्राटा है दुनिया के लिए, क्योंकि सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हुए हैं और कोई वो जरिया नहीं इस्तेमाल करता हार्ट ऑफ एशिया को एक्सेस करने के लिए, सिवाय भारत के, जिसने बड़ी कोशिश की चाबहार के जरिए ये एक्सेस करने के लिए, मगर वो सैंक्शंस जो है वो तकरीबन हमारे खिलाफ भी प्ले करने लगे। अब जो है ऐसी स्थिति आ गई है जब 40 साल के बाद अमेरिका को लोग बता रहे हैं कि आपके जो संबंध है ईरान के साथ वो इमोशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। अमेरिका अभी तक वो भूला नहीं है कि 1980 में उसके 54 डिप्लोमेट्स जो थे उनको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा ईरान ने बंदी बनाकर, होस्टेज बनाकर रखा था। एक फोर्स इन्होंने लॉन्च की थी, एक स्पेशल फोर्सेस की डेल्टा फोर्स को लॉन्च किया था, जिसका पूरा ऑपरेशन बहुत बुरी तरह से नाकामयाब हुआ था और उसमें बहुत कैजुअल्टीज हुई थी। प्रेसिडेंट कार्टर जो थे उन्होंने इलेक्शन हारा था इसकी वजह से। ये सब अमेरिका के जहन में इतने गहराई के साथ बैठा हुआ है कि अमेरिका कोई चाहता नहीं कि किसी तरह से रिलेशनशिप हो ईरान के साथ। मगर जैसे कहते हैं नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज, जब जियो पॉलिटिक्स आती हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि आपका फायदा क्या है, व्हाट इज योर सेल्फ इंटरेस्ट, आपका परमानेंट इंटरेस्ट क्या है। इसमें इंटरेस्ट ये है कि इस इलाके में जो रूस और चीन की इन्फ्लुएंस बन रही है उसको अमेरिका नहीं चाहेगा इस तरह से बनने के लिए। और ईरान के साथ जिस तरह से रिलेशनशिप चीन की बन रही है, जिस तरह से रिलेशनशिप रूस की है, वो समझता है कि ये रिलेशनशिप जो है अमेरिका के खिलाफ काफ़ी हद तक साबित होगी। तो अगर हार्ट ऑफ एशिया में जाना है, अगर पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म जिस तरह से बैठा हुआ है, टेररिस्ट पोटेंशियल बैठा हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो अमेरिका को किसी ना किसी तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा, इन इलाकों को ऑल्टरनेटिव एक्सेस करने पड़ेंगे। उसके लिए चाबहार का रूट है, बंदर अब्बास का रूट है, नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ हाईवे है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत हद तक। तो ये जियो स्ट्रेटेजिक्स को मिलाकर जियो पॉलिटिक्स के साथ मैं समझता हूं कि ईरान की अहमियत बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अब ये सवाल है कि कितना डिबेट अमेरिका के अंदर होगा रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के बीच में। अब एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अमेरिका में अभी
पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल बेस लेवल पे गिरा हुआ है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिनकी अप्रूवल रेट 60% तक चली गई थी, अब जो है 40% से भी नीचे गिर गई हैं बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग ऑफ द अफगान सिचुएशन। ऐसी हालत में क्या अमेरिका इतने बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकेगा कि ईरान के साथ रिलेशनशिप को 180 डिग्रीज चेंज कर दे? मैं समझता हूं ये जरा मुश्किल होगा प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए, मगर ये पोटेंशियल रहेगा और हाल में इसको हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर प्रैग्मेटिकली देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो अमेरिका में है वो खुद ही एडवाइस करेंगे कि ये टाइम है जब को अमेरिका को अपना रवैया बदलना पड़ेगा और पाकिस्तान जो अब एक रोग स्टेट के तौर पे इमर्ज कर रहा है हर परसेप्शन में, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका के परसेप्शन में, भारत के परसेप्शन में, जिस तरह से इमर्ज कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। वो तभी हो सकता है कि अगर ईरान जैसा देश, और हमको ये भी याद रखना चाहिए कि ईरान जो है जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ऑयल इज फ्लश विद ऑयल, गैस बहुत है उनके पास, और तकरीबन जो 11% ईरान का जो तेल, 11% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट जो है वो ईरान से आता था पहले, अभी तो बहुत कम आ रहा है। तो इट हैज ऑल द पोटेंशियल फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अमेरिका ईरान के साथ, भारत ईरान के साथ। आई थिंक दिस होल ट्रायंगल कैन वर्क एक्सट्रीमली वेल। सर ना हम वापस अफगानिस्तान चलते हैं सर, और एक यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट भी आई थी सर, और कांग्रेस में भी इसका डिस्कशन हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि जो नेक्स्ट अटैक यूएस सॉइल पे होगा दैट विल बी बाय अलकायदा, वो अलकायदा करेगी। अलकायदा में अब वो पोटेंशियल है सर। जो बाइडेन कुछ समय पहले ये बता रहे थे, या सॉरी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सर मुझे कहना चाहिए, नॉट जो बाइडेन, पर लोग ये बता रहे थे साहब कि अलकायदा लार्जली न्यूट्रलाइज हो गया है। जो बाइडेन खुद ऑन रिकॉर्ड आए, उनकी स्पीच है सर ऑन रिकॉर्ड की, लार्जली हमने न्यूट्रलाइज कर दिया अलकायदा को। अब ये रिपोर्ट्स आ रही है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है सर कि इसमें कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर्स भी हैं सर, हम लोग जो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कैसे अमेरिका वो थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है सर, जो अलकायदा की थ्रेट है। क्योंकि तालिबान ने अभी तक ये कभी नहीं कहा कि हम किसी और मुल्क में जाके अटैक करेंगे। तालिबान इज लार्जली कन्फाइंड टू अफगानिस्तान सर, वो अफगानिस्तान के अंदर ही अपना जो भी करते हैं, आसपास कुछ कर लिया थोड़ा बहुत सर, पर तालिबान ने, अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं सर, अफगान तालिबान ने कभी ये नहीं बोला कि हम लोग जाएंगे अमेरिका में बॉम्बिंग्स करेंगे या यूरोप में। पर अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर, इफ आई मे कॉल देम मल्टीनेशनल सर, इन दैट सेंस। मेरा ये आपसे पूछना सर, अमेरिका क्या कर सकता है ये थ्रेट मिटिगेट करने के लिए, इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए अलकायदा की सर? बेशक इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 8 से 10 इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स बैठे हैं, ट्रांसनेशनल ग्रुप्स बैठे हैं, जो अपनी ही स्पेस के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं वहां पर। जब ऐसी स्थिति होती है, आमतौर पर देखा जाता है कि जो ट्रांसनेशनल ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स इस तरह से होते हैं, वो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि कोई बिग एक्ट, बड़ा कोई ऐसा टेररिस्ट एक्शन हो जिससे कि दुनिया में साबित हो जाए कि वो सबसे आला दर्जे का टेररिस्ट ग्रुप है। जैसे कि आपने देखा था अलकायदा ने 9/11 एक फ्लैगशिप इवेंट कंडक्ट किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई थी। अलकायदा का कहना कि अगर अलकायदा न्यूट्रलाइज हो गया है, मार्जिनलाइज हो गया है, मैं समझता हूं कि यह सरासर गलत होगा, क्योंकि अलकायदा भी, इस्लामिक स्टेट भी आजकल फिजिकल शेप में इतने ज़्यादा नहीं हो शायद, मगर नेटवर्क स्टेट में बेशक हैं, और ना ही सिर्फ अफगानिस्तान में, मगर उनके नेटवर्क दुनिया भर में फैले हुए हैं। क्लैंडस्टाइन नेटवर्क्स हैं, स्लीपर एजेंट्स हैं, जो ऑन अ मोमेंट्स नोटिस आ सकते हैं वापस। जब इसको अगर हम समझते हैं कि ये एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, तो अमेरिका को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में ये कोशिश हो सकती है, ये कोशिश यूरोप में हो सकती है, ये कोशिश भारत में हो सकती है, ये कोशिश साउथ ईस्ट एशिया में हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि वो कितनी कॉन्फिडेंस है उस टेररिस्ट ग्रुप में। जितनी दूर, जैसे अमेरिका में जाकर किया तो वो तो एक फ्लैगशिप इवेंट होगा, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ हद तक कम होगा, भारत में और भी कम होगा। तो इस तरह से ये जहां तक कॉन्फिडेंस होगी टेररिस्ट ग्रुप्स के अंदर, उसके ऊपर ये सब निर्भर होगा। हाउ अमेरिका विल न्यूट्रलाइज दिस, मैं समझता हूं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस बहुत आला दर्जे की है, मगर
बहुत दफ़े अमेरिकन इंटेलिजेंस चूक भी जाती है। अगर आप देखें तो ये पूरा अफगानिस्तान जो टैंगल हुआ है, इसके अंदर अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है उसका एक बहुत कमज़ोर उन्होंने तरीके से अपने आप को प्रकट किया है वहाँ पर। तो इसके नेटवर्क्स को जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनके साथ नेटवर्क करने के साथ इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ नेटवर्क करने का, और साथ में अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म एक तजवीज़ बनानी पड़ेगी। मुझे याद है 2003 में अमेरिका ने एक तजवीज़ बनाई थी जिसको कहा था द लॉन्ग वॉर, मतलब वो तैयार थे कि 100 साल तक लड़ने को तैयार थे टेररिज्म के साथ, मगर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 20 साल में ये स्टैमिना तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया। अब अमेरिका के अंदर वो स्टैमिना नहीं है टू टेक कैजुअल्टीज और एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में और बड़ी चुनौती हो जाती है। एंड लीडरशिप जो है वो भी इस वक्त ज़रा अनसर्टन लीडरशिप है, खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद, ट्रंप के साथ साथ अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका इज वल्नरेबल, इट इज वल्नरेबल एट दिस स्टेज। इट हैज टू एनहांस इट्स ओन कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियत, अपनी डिसीजन मेकिंग, इन सबको एक हायर लेवल पे ले जाना पड़ेगा अमेरिका को, और खास तौर पे यूरोपियन देशों के साथ इनको तालमेल ज्यादा रखना पड़ेगा। आखिरी चीज इसके बारे में मैं समझता हूं कि अगर टेररिस्ट एक्ट होना है तो एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से, एक अनएक्सपेक्टेड लोकेशन पे ये एक्शन होगा, क्योंकि ये खासियत होती है इन ग्रुप्स की, सरप्राइज फैक्टर बहुत हाई होता है। साउथ ईस्ट एशिया में कोई, जैसे आप सिंगापुर को देखें या ऐसी जगह देखें, हालांकि डायरेक्टली यूएस इंटरेस्ट को नहीं हिट कर रहे हैं मगर काबिलियत प्रकट कर रहे हैं। उस काबिलियत को प्रकट करने से ये होता है कि अगला एक्शन शायद अमेरिका में, अगला एक्शन शायद यूके या फ्रांस या स्पेन या किसी और यूरोपियन एरिया के अंदर हो। तो इस तरह से वो टेंटेड हुक्स पर रखते हैं पूरी दुनिया को। ये उनकी तजवीज़ें होती हैं और मैं समझता हूं ये तरीके हो सकते हैं जिससे अमेरिका इसको न्यूट्रलाइज कर सके। सर मेरा अगला सवाल जो है सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा अगर तफसील जवाब दें तो हमारी ऑडियंस भी समझ जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग एक टर्मिनोलॉजी आजकल बड़ी फ्लोट कर रही है सर, ओवर द होराइजन स्ट्राइक्स। अब ओवर द होराइजन स्ट्राइक्स हमने बड़ा सुना है सर, आजकल की चल रहा है पिछले 1-2-3 महीने से, जब से अफगानिस्तान के मामले ने जोर पकड़ा है सर, कि अब पाकिस्तान को, जो कि आपने बिल्कुल सही कहा सर कि मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, आज भी है कल भी था, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स पास्ट इट्स सेल बाय डेट जैसे कहते हैं सर, कि अब वो बहुत ज्यादा उन्होंने खींच दिया, उसको इतना खींच दिया कि और कोई कैपेबिलिटी वो नहीं दिखा पाए, सिर्फ ये कि जी हमारी लोकेशन है सर, जैसे रियल एस्टेट में कहते हैं सर लोकेशन लोकेशन लोकेशन, तो पाकिस्तान ने उसी पे फोकस करा सर। नाउ अब बात जो चल रही है अमेरिका में सर, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, उनके कांग्रेस में बात चल रही है, यूएस कांग्रेसमैन ने भी ये सवाल पूछा था और इसका बड़ा कोई गोलमोल सा जवाब दिया सर, वहां पे कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। वी आर इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द होराइजन स्ट्राइक्स, यानी कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में सर, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से अमेरिका यह चाहता है कि हम अमेरिका को एयर बेसिस दें, वहां से अमेरिका के ड्रोन्स, ऑब्लिक फाइटर जेट्स, व्हाटएवर सर, जो भी वहां पे एयर एसेट्स उनके हैं वो जाएं और वहां पे जाके अफगानिस्तान में प्रेशर क्रिएट करें सर, टारगेट्स को हिट करें, क्योंकि नाउ अमेरिका इज सेइंग दैट वी नीड टू लुक बियॉन्ड पाकिस्तान। मेरा सवाल आपसे यह है सर, और मैं फिर आपसे यह गुजारिश करूंगा थोड़ा सा तफसील से आप हमें बताएं कि सर इंडिया के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए बुरा है, क्योंकि इसमें दो लाइंस ऑफ थॉट हैं सर, दो सोच हैं इसमें जिनसे मैंने बात करी है। कुछ लोग बात करते हैं इमोशनल बात सर, कि नहीं इंडिया को नहीं करना चाहिए, दूसरे लोग बात करते हैं कि नहीं हमारी ऑलरेडी एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, तो लीगली भी ये ठीक हो सकता है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के। कुछ और लोग कहते हैं कि अगर भारत के लिए थ्रेट एमिनेट अगर पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज और अफगानिस्तान से हो रहा है तो न्यूट्रलाइज द थ्रेट वेयर इट इमर्जेस फ्रॉम, which is essentially a significant part of the defensive offense doctrine also, कि सर वेट ना करें कि आपके ऊपर कोई हावी हो जाए, आप पहले ही जाके उसको न्यूट्रलाइज करें। ये सब चीजें हो रही हैं, मैं आपका तजिया क्या है सर, व्हाट इज योर एनालिसिस? देखिए गौरव, इसके ऊपर जो आपने ऑलरेडी परसेप्शंस को बताया है, आई वुड डिवाइड इट इनटू कंजर्वेटिव परसेप्शन एंड ए रियलिस्ट परसेप्शन। सबसे पहले तो ओवर द होराइजन का मतलब समझें। देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री, देयर इज अ कॉमन बाउंड्री। पाकिस्तान और भारत के बीच में कॉमन बाउंड्री है, मगर भारत और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री नहीं है।
पिछले 20 साल से बहुत दफ़े ये भी डिस्कस हुआ है कि क्या भारत को अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अफगानिस्तान भेजकर और इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स को मदद देनी चाहिए। विल वी बी एक्सप्रेसिंग आवर इंटेंट और हम अपनी काबिलियत को भी बढ़ाएंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर देखकर। मगर हर वक्त ये डिस्करेज हुआ करता था क्योंकि हम कहते थे कि हमारे पास बाउंड्री भी नहीं है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैपेबिलिटी भी नहीं है। अब जो है वी आर नाउ एंटरिंग ए नेक्स्ट जनरेशन जहां पर हथियारों की काबिलियत, हवाई जहाज़ों की काबिलियत, मिसाइल्स और रॉकेट्स की काबिलियत जो है, रेंजेस बहुत हद तक बढ़ चुके हैं एंड देयरफॉर बाउंड्रीज, कॉमन बाउंड्रीज होना ज़रूरी नहीं है। You can always fight from remote locations। जैसे अभी भी अगर आप देखें तो कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स जो हुई हैं अफगानिस्तान में हाल ही में आफ्टर द इंसिडेंट्स, द टेररिस्ट स्ट्राइक इंसिडेंट ऑफ द इस्लामिक स्टेट एट काबुल एयरपोर्ट, तो ये जो लॉन्चेस थे ये तकरीबन मिडल ईस्ट से हो रहे थे। 3 से 4-5 घंटे एक ड्रोन को लग रहा था पहुंचने के लिए इस इलाके में। इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ दैट समझा जाता है कि भारत जो है, भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स जो हैं वो अफगानिस्तान के बहुत करीब हैं। इसके बीच में सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन है और कुछ नहीं है, किसी और की ज़मीन नहीं है। ये आप ताजिकिस्तान से भी कर सकते हैं, ये तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान से भी कर सकते हैं, ये आप ईरान से भी कर सकते हैं। ईरान की तो कॉमन बाउंड्री है, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान की भी कॉमन बाउंड्री है, मगर वहां पर पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस इलाकों से तो क्योंकि यहां पर रशियन इन्फ्लुएंस है, रशिया नहीं चाहेगा कि उसकी सॉफ्ट अंडरबेली में कोई अमेरिकन एयर बेसेस आए, और दैट इज अ वर्चुअली नो। ईरान जो है, ईरान और अमेरिका के संबंध, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, अगर वो संबंध इंप्रूव हो जाते हैं तो शायद, मगर इस लेवल पे पहुंचना कि ईरान जो है अमेरिका को बेसिस दे दे अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, मैं समझता हूं वो तकरीबन नामुमकिन है। तो एक्चुअली ओवर द होराइजन पहुंचने के लिए इन अ डेलिबरेट वे, विदाउट मेकिंग द स्ट्रेचिंग द लिमिट्स टू मच, मैं समझता हूं कि सिर्फ जो स्ट्रेटेजिकली भारत की ज़मीन है जहां से ये हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कैरियर ग्रुप लगाकर नॉर्थ इंडियन ओशन में आप कैरियर ग्रुप लगा के वहां से करें, बट दैट इज नॉट ए परमानेंट काइंड ऑफ ए फिक्स्ड अरेंजमेंट। तो जब इसको हमने डिस्कस कर लिया तो देखते हैं कि काबिलियत तो है, क्या भारत को ये स्पेस देनी चाहिए? देखिए, भारत अमेरिका संबंध बहुत रैपिडली इंप्रूव कर रहे हैं और हमारा फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक है, जहां पर ये जो नॉट सो पीसफुल राइज चाइना का जो है उसको कंटेस्ट, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, उसमें भारत जो है बहुत एक अहम रोल निभा रहा है। क्या इस पूरी चीज को अब हमें दूसरे फ्रंट पे, पाकिस्तान फ्रंट के ऊपर लाना चाहिए कि नहीं? दिस इज समथिंग ह्यूजली डिबेटेबल, क्योंकि भारत के अंदर भी इसके ऊपर बहुत डिबेट होगा। हमारी पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन कोऑपरेशन ऑफ दिस काइंड, बट अपनी जमीन हमने कभी तक 1990 में सिर्फ ओवरफ्लाइट्स के लिए, कुछ हद तक रिफ्यूलिंग के लिए हमने गल्फ वॉर 1 में दी थी, मगर उसके अलावा कभी हिस्टोरिकली जमीन, भारत की जमीन किसी थर्ड देश मुल्क ने कभी इस्तेमाल नहीं किया है अपने एडवांसमेंट ऑफ इट्स फॉर अ मिलिट्री एडवांटेज, वो कभी नहीं हुआ है। अब क्या हो सकता है? मैं समझता हूं दिस इज अ लिटिल टू अर्ली येट, क्योंकि इसके बहुत इम्प्लीकेशंस तो बहुत हैं। It is almost an alliance in that case। अभी अलायंस के तौर पे नहीं, अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे हम देख रहे हैं। इट इज एडवांटेजेस टू अस इन अ ग्रेट वे, एडवांटेजेस टू अमेरिका ऑल्सो। अगर देखा जाए यूरोपियन थिएटर के लिए, उनके लिए भी एडवांटेजेस है, क्योंकि अगर यहां पर आपके पास सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी है हवाई जहाज़ों के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए, और उसके बाद रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत भी है साथ में, इट क्रिएट्स अ ह्यूज कैपेबिलिटी। और आजकल के ज़माने में देख रहे हैं कि पिन पॉइंट टारगेट टेररिस्ट बेसिस हो, टेररिस्ट लीडरशिप हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपने देखा तालिबान के एक लीडर को पहले ईरान के बॉर्डर के ऊपर किस तरह से अमेरिका ने मारा था। तो एडवांटेजेस तो बेशक बहुत है फ्रॉम अ सिक्योरिटी एंगल, बट इसकी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस, इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस विद इन इंडिया विल हैव टू बी थॉट थ्रू।
प्योरली फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो समझता हूं ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। एंड इट स्ट्रेंथन्स द इंडो यूएस रिलेशनशिप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इट एक्चुअली अभी तक तो हमारी रिलेशनशिप कोऑपरेशन जो है वो मैरिटाइम जोन की तरफ ज्यादा था, क्वाड की तरफ ज्यादा था, मगर फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ अ थिंग तो कॉन्टिनेंटल डोमेन में पहली दफे हम देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल डोमेन में इस तरह का पोटेंशियल कोऑपरेशन आ जाता है, हिमालयन बेल्ट की तरफ आ जाता है। ऑल दिस इज अ लिटिल अर्ली टू येट से एनीथिंग अबाउट इट, मगर इसके लिए ये एवेन्यूज खुल जाते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन। एक देयर विल ऑलवेज बी एन आर्गुमेंट कि क्या भारत कुछ हद से ज्यादा बढ़ गया है इन इट्स कोऑपरेशन? हैज इट गॉन अ लिटिल बियॉन्ड द कॉलिंग फॉर इट्स कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स? कैन द यूनाइटेड स्टेट्स बी ट्रस्टेड? हैज द यूनाइटेड स्टेट्स नॉट लेट डाउन मेनी ऑफ इट्स एलाइज इन द पास्ट? ये सब सवाल जरूर उठेंगे, ये सब सवाल जरूर उठेंगे। इंडिया हैज टू टेक इट्स ओन डिसीजन। हमको अपना डिसीजन अपनी काबिलियत देखकर, अपना फायदा देखकर, स्ट्रेटेजिक फायदा देखकर तब ये इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं जब भी ये डिसीजन होगा इट विल हैव टू बी टेकन एज बेबी स्टेप्स, इनिशियल बिट्स ऑफ कोऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंटली अगर थ्रेट बढ़े तब इसको आगे बढ़ाने की बात चलेगी। जी सर, आपका एक्सपर्टीज तो बहुत सारे मुद्दों में है सर, जियो स्ट्रैटेजी है, फॉरेन अफेयर्स है, नेशनल सिक्योरिटी है, लेकिन एक मुद्दा है जो आपके दिल के बहुत करीब है सर, एट एन इमोशनल लेवल, एट अ पर्सनल लेवल, एट अ प्रोफेशनल लेवल सर, और वो है कश्मीर। तो मैं कश्मीर का नाम लेके सर इस आखिरी सवाल पे आता हूं। बहुत बातें करी गई हैं, पाकिस्तान से भी बड़े गैर जिम्मेदाराना किस्म के कुछ स्टेटमेंट्स आए सर, और उनके सीनियर लीडरशिप जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके स्पोक्स पर्सन ने भी बात करी, और सोशल मीडिया पे भी सर काफ़ी गैर संजीदा किस्म के स्टेटमेंट्स उनके आते रहते हैं फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा सर सोशल मीडिया के लोगों की, बट सोशल मीडिया पे जो उनके सीनियर लोग हैं तो वो काफ़ी ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से तालिबान कश्मीर में आएगा और पाकिस्तान को मदद करेगा। सर, आपने अपना करियर आर्मी का काफी हद तक आपने कश्मीर में बताया, आप कोर कमांडर थे सर, द इंटायर कश्मीर वैली वाज अंडर यू, आपने पूरा कश्मीर वैली का ध्यान रखा है, देखभाल करिए पूरे कश्मीर घाटी की सर, इंक्लूडिंग लाइन ऑफ कंट्रोल, इंक्लूडिंग काउंटर टेरर ऑपरेशंस, इंक्लूडिंग सद्भावना, जिसमें शामिल हर चीज है ओवरऑल। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये थ्रेट कितनी क्रेडिबल है? पहला सवाल ये सर, ये थ्रेट कितनी क्रेडिबल है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो सर। दूसरी चीज, अगर इसमें कुछ भी क्रेडिबल है ऐसा, तो भारत क्या कर सकता है इसको मिटिगेट करने के लिए या इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सर? शुक्रिया, बहुत बहुत, ये बहुत अहम सवाल है हम सबके लिए। मैं समझता हूं कि देखिए, पाकिस्तान के पास मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, और जो जिहादी बनना चाहेंगे या बन सकते हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है, हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। मैं हर दफ़े ये जवाब देता हूं कि मैं एक ज़माना था जबकि मुजफ्फराबाद से 5,000 रुपये में आप AK-47 ख़रीद सकते थे, 3,000 रुपये में एक 9mm या 7.62 मिलीमीटर पिस्टल भी खरीदवा सकते थे। इस तरह से हथियार वहाँ से स्मगल होते थे भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर। अब जो है एकदम से 6 लाख हथियार M16 और M4 के वैरायटी के हथियार जो हैं वो अफगान थिएटर में आ गए हैं, उनमें से बहुत हथियार पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे। तो क्वालिटी है वो जरा टेररिज्म की शायद बढ़ जाएगी। सर्वेलेंस के लिए उनके पास आले जो हैं, नाइट फाइटिंग डिवाइसेस हैं, वो शायद उनके हाथों में आ जाएंगे। कुछ हद तक रेडियो इक्विपमेंट जो है वो उनके हाथों में आ जाएगा। तो क्वालिटी जो ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ जाएगी। मैन पावर रिसोर्सेज, मैं नहीं समझता हूं कि तालिबान अगर किसी भी हालत में अगर वो पाकिस्तान आर्मी को, ISI को सपोर्ट करता है बहुत हद तक, तो वो अफगान मैन पावर को वहां भेजेगा। मैं नहीं समझता हूं, मैं नहीं सहमत हूं इसके साथ। वो दूसरी स्थिति थी 1989 में, जबकि ट्रांसनेशनल मुजाहिदीन आए हुए थे अफगानिस्तान में, एकदम से वो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनको वहां से निकालना भी बहुत जरूरी था। तो उनको निकाल के वहां से कश्मीर, बोस्निया, चेचनिया, अलग अलग इलाकों के अंदर ISI ने और अफगानिस्तान के लीडरशिप ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब दूसरी चीज ये भी देखनी चाहिए हमें कि हमारी अपनी क्या काबिलियत है। अगर पाकिस्तान को, चलिए हम अफगानिस्तान को भी, तालिबान को, पाकिस्तान को हम किसी भी हालत में ये देते हैं कि वो चाहते हैं कि इस तरह की हरकत करना, इस तरह का की खलबली मचाना दोबारा कश्मीर में, उनका इंटेंशन ये है, कितनी हद तक ये इंटेंट कामयाब हो सकती है अगेंस्ट आवर कैपेबिलिटी।
मैं समझता हूं 30 साल का तजुर्बा जो है भारत का, बहुत बड़ा तजुर्बा है इसको हैंडल करने का। हमने बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है सिचुएशन को कश्मीर में। इसको सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, हम इसको हम होलिस्टिक 360 डिग्रीज कॉम्प्रिहेंसिव एंगल से देखें। क्या कश्मीर के लोगों के, कश्मीर की आवाम के जहनियत के अंदर क्या उसी तरह का डिज़ायर है आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट होने के लिए? मैं समझता हूँ हम कुछ हद तक इससे दूर हट चुके हैं, काफ़ी हद तक। ये भी कहना सही नहीं होगा कि आज़ादी के और पाकिस्तान के लिए सपोर्ट के लिए जो है वो जो फीलिंग है, परसेप्शन है, वो टोटली न्यूट्रलाइज हो गई है, वो भी सही नहीं होगा। इट विल बी अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। बट बहुत हद तक हमने इसको कॉम्प्रोमाइज करा है। एंड आवर कैपेबिलिटी टू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, परसेप्शन मैनेजमेंट, आउटरीच, लोगों को समझाना कि भारत के साथ रहकर क्या क्या फायदे हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल तरीके जो हैं जिससे कि हम कन्विंस करते हैं आवाम को, ये बहुत ज़रूरी हैं और इसके ऊपर हमको बहुत जोर देना चाहिए, देना पड़ेगा। इस पूरी चीज़ को जब आप सम अप करके देखते हैं तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से अल-कायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या कोई भी टेररिस्ट ग्रुप्स जो अफगानिस्तान में इस वक्त अहमियत पा रहे हैं, वो तो कोशिश करेंगे ये मैसेज, ये पैगाम देने का कि अगला स्टेप जो है वो कश्मीर, क्योंकि उनकी सेल्फ इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है ऐसे स्टेटमेंट्स देकर। मगर आखिर में मैं तो ये कहूँगा कि बेशक आइए जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी आपके लिए तैयार है, पैरामिलिट्री हमारी जो CAPFs हैं वो तैयार है, जम्मू कश्मीर पुलिस तैयार है, और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की आवाम तैयार है लड़ने के लिए, जवाबी हमले देने के लिए। एंड आई डोंट थिंक, मैं उनमें से नहीं हूं जो समझता हूं कि ये थ्रेट जो है आसानी से यहां पर साबित हो सकती है। इवन इफ इट कम्स, मैं समझता हूं कि हमारा सिस्टम जो है मजबूत है और इसको न्यूट्रलाइज आसानी से कर सकता है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब के साथ हमने बातचीत करी। हमने पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, अमेरिका और भारत पूरी बातचीत करी। खास तौर से ओवर द होराइजन स्ट्राइक्स मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे यह समझ में आया कि अभी अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बड़े मजबूत हैं, लेकिन इतना बड़ा कमिटमेंट अगर भारत करे तो जनरल साहब का यह कहना है कि ठोक बजा के सोच समझ के करे, क्योंकि अमेरिका का जो माजी है, जो अमेरिका का पास्ट है, वो अपने एलाइज की तरफ इतना अच्छा नहीं रहा है। तो जो भी भारत करेगा सोच समझ के करेगा। और आखिरी में जनरल साहब ने कश्मीर के बारे में यह कहा कि हम लोग तैयार हैं, और सबसे बड़ी बात, फौज तैयार, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार, CAPFs तैयार, जम्मू कश्मीर पुलिस तैयार, लेकिन सबसे बड़ी बात है कश्मीर का जो आवाम है, आवाम तैयार है और वो बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी बाहर की दखलंदाजी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए, मेरी टीम और मेरी तरफ से द चाणक्य डायलॉग स्टूडियो से। जय हिंद।